जी कैफेट ऑडिट एंड इंश्योरेंस आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 2। जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस सर्विसेज। ये हमारा राइस बुक के लिहाज से चैप्टर है। आई कैप की बुक चूँकि अभी आई कैप ने शेयर नहीं की, तो इसीलिए उसका जो रेफरेंस है वो भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। जब आई कैप की बुक आएगी तो इसका रेफरेंस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि ये कंसेप्ट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आई कैप की बुक में किस जगह पे है। आपके साथ जो नोट्स शेयर किए गए हैं उसमें चैप्टर 1 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 ये हम आज सीखने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर के बाद जब आपने घर जाना है तो घर जाके क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपने अटेम्प्ट करना है। अच्छा, आपके साथ थोड़ा मैं फॉर्मेट शेयर कर दूं। शेयर किए नोट्स आप लोगों के साथ? नहीं, नोट्स कोई एक सेट दे दीजिए मुझे। चलिए, नहीं बुक अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको एक ही चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि जब आई कैप बुक पब्लिश कर ले उसके बाद चूँकि हम फाइनल करेंगे। इंश्योर करना होता है कंप्लीटनेस को, कहीं कोई कंसेप्ट रह ना जाए। तो जब तक आई कैप की बुक नहीं आएगी तब तक राइस की बुक भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी। जब आई कैप की बुक आएगी उसके बाद 10 से 12 दिन लगेंगे उसको क्रॉस मैच करने के लिए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बुक अवेलेबल होगी। मीनवाइल आपको जितने भी कंसेप्ट्स पढ़ाने हैं, जो भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे होंगे उसके साथ साथ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा, वो आपकी टेंशन नहीं है। आपने सिर्फ क्लास में मौजूद होना है, बाकी जो भी चीज़ ज़रूरी होगी वो क्लास में आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो आज हमने जो कंसेप्ट स्टडी करना है वो है हमारा ओरिजिन एंड एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज, और कुछ इंश्योरेंस सर्विसेज का इंट्रोडक्शन होगा आज। लेकिन याद रखिए आज के लेक्चर में भी ऐसे कंसेप्ट डिस्कस होंगे जो एग्जामिनेबल हैं, आई कैप टेस्ट कर सकता है और आई कैप ने टेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो पहले लेक्चर से ही समझ लीजिए एग्जाम लेवल की आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। आपके साथ जो जब भी राइस की बुक आएगी या जब आपको नोट्स आजकल में शेयर किए जाएंगे, आपके साथ शेयर करता जाऊं। इनका फॉर्मेट कैसा होगा? सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के ऊपर चैप्टर का नेम और फिर उसके बाद कंसेप्ट्स लिखे होंगे। जैसे आपको नजर आ रहा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, एलओ मींस लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3। इसका मतलब ये हुआ ये चैप्टर 1 है, इसमें कितने कंसेप्ट्स हैं टोटल? 3 कंसेप्ट्स हैं। शाबाश। इसी तरह किसी चैप्टर में ज्यादा कंसेप्ट्स होंगे, किसी में हो सकता है कम हो। आगे चलेंगे तो जिस तरतीब से आपको कंसेप्ट्स नजर आ रहे हैं पहले सफे पे, इसी तरतीब से आपको आगे कंसेप्ट्स नजर आएंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3। इसमें जो भी मटेरियल डिस्कस हुआ है याद रखिए वो सारे का सारा हमने आई कैप की बुक को सामने रख के बनाया है। कोई भी इररेलेवेंट चीज हमने इंश्योर किया है कि वो इसमें इंक्लूड ना हो। ठीक है, और आई कैप की बुक में अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है जो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, तो चूंकि समझाने के लिए तो टीचर मौजूद है क्लास में, तो समझाने के लिए जो चीजें होती है वो क्लास में आपको बता दी जाती हैं, शेयर कर दी जाती हैं। तो अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया है तो फिर वो जो एडिशनल एक्सप्लेनेटरी मटेरियल आई कैप की बुक में जो कंसेप्ट तो नहीं है लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए उसने इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स वगैरह दी, वो जानना जरूरी नहीं आपके लिए। तो ऐसा एडिशनल या एक्सप्लेनेटरी मटेरियल जो एग्जाम में टेस्ट नहीं होता, सिर्फ आपको समझाने के लिए आई कैप ने इंक्लूड किया हुआ है अपनी बुक में, उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। उसकी रीजन क्या है? वो एग्जाम में टेस्ट नहीं होता, एडिशनल या एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है और कंसेप्ट समझने के लिए, क्योंकि आई कैप ने ऐसी बुक आपको प्रोवाइड करनी है कि जिसको बैठ के आप कंसेप्ट को जो एग्जाम में टेस्ट होना है उस कंसेप्ट को याद भी करें और साथ ही साथ उस कंसेप्ट को समझे भी। तो जब आप फर्स्ट टाइम रीड करेंगे आपको आई कैप की बुक ज्यादा बेहतर लगेगी इस राइस की बुक से, इस नोट से। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे ज्यादा बेहतर क्यों लगेगी? उसमें आप कहेंगे सर उधर तो कंसेप्ट उसने बताया और फिर कंसेप्ट को समझाया भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन जब आखिरी महीना आएगा ना, आखिरी महीना तैयारी वाला, रिवीजन वाला, तो उस वक्त यही चीज आपको बुरी लग रही होगी।
आप कहेंगे सर टाइम कम है, हमने तो सिर्फ याद करना है, मसला ये है कि पूरा सफ़ा है, पता नहीं चल रहा है इसमें काम की चीज़ कौन सी है जो एग्जाम में पूछता है। तो सर बता दीजिए वो कौन से 2-3 पैराग्राफ हैं जो एग्जाम में, जो मेन कंसेप्ट है जो एग्जाम में पूछता है, उसको हमें बता दीजिए, ताकि जो एडिशनल एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है उसमें हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो इसके लिए फिर हमने क्या किया कि जो एडिशनल एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है उसको साइड पे कर दिया, सिर्फ टू द पॉइंट कंसेप्ट जिसकी बेस पे केस स्टडी सॉल्व होगी, जो एग्जाम में पूछता है वही कंसेप्ट उसको इंक्लूड किया, एडिशनल एक्सप्लेनेशन साइड पे कर दी। अच्छा, अब ये ज़हन में रखिए वो एडिशनल एक्सप्लेनेशन आपको क्लास में बताई जाती है, जैसे मैं जो भी डिस्कशन करूंगा उसमें एडिशनल एक्सप्लेनेशन शामिल, बल्कि उसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स वगैरह आपके साथ शेयर किया करूंगा। आपको अगर क्लास में मेरी डिस्कशन के दौरान में कोई चीज लगे कि सर ने अच्छी काम की चीज बताई है, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, वरना लाजमी नहीं है। अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो फिर अब आपने क्या करना है, सिर्फ याद करना है। अच्छा, एक और दूसरी चीज भी सुन लें, आईकैप की बुक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें तो आपको ये डिसीजन करना होगा कि कौन सा पैराग्राफ एडिशनल है, इसको याद नहीं करना, और किस पैराग्राफ को याद करना है। लेकिन अगर आप ये राइस की बुक यूज कर रहे हैं तो फिर आपको ये डिसीजन करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पैराग्राफ याद करना है कौन सा नहीं, बल्कि ये डिसीजन हो चुका है, क्या सारा ही याद करना है। तो आपने फिर बार बार ये नहीं पूछना कि सर इस चैप्टर में बताइए अहम चीज कौन सी है। भाई इस चैप्टर में हर चीज अहम है, जो चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है वो ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दी गई है, तो आपने फर्दर इसमें कोई सिलेक्शन नहीं करने। ठीक, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बाद सारा कंसेप्ट डिस्कस कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद उस कंसेप्ट के एंड पे अगर आप देखें तो आपको कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से एक बॉक्स मिलेगा। उस बॉक्स के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन नजर आएंगे। किसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे एक क्वेश्चन होगा, किसी में 2, किसी में 4। ठीक है, नजर आ रहा है? क्या नहीं मिला? कॉपी नहीं मिली? नहीं भाईजान मिली है ये कॉपी, किसको नहीं मिली? वो मिल जाती है कोई बात नहीं, शेयर कर दें इनके साथ। तो एंड में देखिए आपको क्वेश्चन नजर आ रहे हैं 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के, और इसके साथ ही उसने ये भी बता दिया है कि ये क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर में किस अटेम्प्ट में है। इसमें हमने आईकैप के क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है, कैफ लेवल के भी, और अगर कुछ क्वेश्चन रेलिवेंट हैं तो हमने सीफैब लेवल के भी या अदर बॉडीज के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। आपने इनको पढ़ना है और वैल्यूएट करना है, क्या आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हर कंसेप्ट के फौरी बाद आपकी वैल्यूएशन होनी चाहिए कि क्या एग्जाम लेवल में के इस कंसेप्ट को एग्जाम में किस तरीके से पूछता है, और जिस तरीके से पूछता है क्या आप उसको आंसर करने के काबिल हैं कि नहीं। तो आज हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ना है, ठीक है, और घर जाके फिर आपने क्या करना भला, इसके एंड पे जो क्वेश्चंस हैं उनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। ये आपकी होम असाइनमेंट है, ठीक है। मैं आपको बता दिया करूंगा कौन कौन से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं बताया करूंगा, तो सिर्फ 2 है ना, बाज़ औक़ात अगर क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो मैं सिलेक्शन करके अच्छे वाले क्वेश्चन जो होंगे वो आपको बता दिया करूंगा कि इनको रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करें, बाकी को जुबानी कलामी पढ़ लें, काफी है। तो ये फॉर्मेट क्लियर हो गया आपको। फिर उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 चल रहा है, उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 चल रहा है। अच्छा, एक चीज और, सम टाइम कुछ ब्रैकेट में चीजें लिखी होती हैं या कुछ बॉक्सेस में चीजें लिखी होती हैं, वो भी आपने याद करनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई ज्यादा अहम चीज होती है ना, तो मैं उसे स्टडी टिप या एग्जाम टिप के नाम से अलग बॉक्स बना के उसमें इंक्लूड कर देता हूं। तो उसका ये मतलब नहीं है वो ऑप्शनल है, इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा अहम है और वो आपने लाजमी करना है, ठीक है। इसके बाद आप आगे चलते जाएंगे तो एंड में जहां पे ये कंसेप्ट्स खत्म हो रहे हैं, आपको एक अपेंडिक्स नजर आएगा, हिंट्स एंड कमेंट्स टू कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन, ठीक है। ये बेसिकली हिंट्स है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। हिंट्स हैं कि आपने इस क्वेश्चन में क्या चीज प्रोड्यूस करनी थी, और एग्जामिनर कमेंट्स वाला है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ए वॉल्यूम 1, ये कंप्लीट है। अगर आप सिर्फ ये वॉल्यूम 1 भी कर लें तो आपके लिए काफी है, लेकिन अगर आप कुछ एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके साथ वॉल्यूम 2 भी है। वॉल्यूम 2 का भी जो चैप्टर 1 है वो भी मैंने कॉपी करवा के आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अगर आप देखें तो चैप्टर 1 लास्ट पेज आपको नजर आ रहा है ना, इंट्रोडक्शन टू एश्योरेंस सर्विस, उसके ऊपर क्वेश्चन लिखा है, कोर प्रैक्टिस है, एक्सटेंडेड प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम 2 एडिशनल प्रैक्टिस है। इसमें जितने क्वेश्चन आप हस्बे तौफीक हस्बे इस्तात करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ना करना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे आपको पता है चांस ऑफ सक्सेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर आपके पास टाइम है, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है आपके ऊपर, तो वॉल्यूम 2 जरूर कीजिए, ठीक है। एमसीक्यूज होते हैं क्या? ऑडिट के पेपर में एमसीक्यूज नहीं होते,
एमसीक्यू, लेकिन बहरहाल अब आई कैप आज की डेट तक तो नहीं थे। अब अगर आई कैप जब न्यू बुक हमारे साथ शेयर करेगा, मॉडल पेपर शेयर करेगा, तो कंफर्म मैं आपको बात उसके बाद ही बताऊंगा। उम्मीद यही है कि एमसीक्यूज नहीं होंगे, ऑडिट के पेपर में एमसीक्यूज नहीं होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि इसका फॉर्मेट किस तरह होगा। चलिए ये रख लीजिए। अच्छा, और इसके साथ आपको एक और चीज शेयर की गई है, माइंड मैप चैप्टर 1 का। ये याद रखे, पूरे चैप्टर के जो मेन कंसेप्ट है, ये वो मटेरियल है जो आपने याद करना है, रट्टा लगाना है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं सर वो किताब में जो है ना 4-5 सफ़े, वो इतना रट्टा लगाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। तो याद रखिए, हम सिर्फ अहम चीज जो होती हैं उनका रट्टा लगाते हैं। जो चीजें जितनी ज्यादा समराइज्ड या कम होगी ना, उनको याद करना और याद रखना उतना ही आसान होगा। इसीलिए जो मेन कंसेप्ट है वो निकाल के हमने माइंड मैप की शक्ल में आपके साथ शेयर कर दिया है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, इसको आपने याद करना है, और रिवीजन जब आपने करनी है वो भी इसी से करनी है। भाई लाइट्स क्यों ऑफ हो रही है बार बार? आपने जब याद करना है तो इसी से करना। क्लियर होगी ये बात? ठीक है। अच्छा, इसमें मेन कंसेप्ट तो है, अगर आप लेकिन इसका ये मतलब नहीं सिर्फ यही याद कर लेना, आपने बुक को भी पढ़ना है, बुक को रीड करना है। याद कहां से करना है? यहां से, ताकि एग्जाम में अगर किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना पड़ जाए आपको, तो आप उसको, आपने रीडिंग की होगी, आपको पता होगा कि इस कंसेप्ट के अंदर क्या एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, लेकिन आपको एक एक चीज याद करने की जरूरत। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये जो किताब में जो कुछ भी है ये सारी उसकी हेडिंग्स है, हेडिंग्स याद कर लें, उसके बाद उसके आगे लिखना क्या एक्सप्लेनेशन, वो 1-2 दफा रीडिंग कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही होता है ना, बंदा कहता है यार हेडिंग बस एक दफा ज़हन में आ जाए, आगे मैं खुद लिख लूंगा। ठीक है, और खास तौर पे अगर वो आपने पढ़ा भी हो 2-3 दफा तो बंदा लिख भी लेता है, ऐसे ही है। तो ये समझ लीजिए सारी ये वो आपकी लाजमी चीज है जो आपने याद करनी है, इससे कम पे कंप्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, इसको आपने लाजमी याद करना है और इसके साथ आपने रीडिंग भी कर लेनी है। इसमें लेक्चर के दौरान में अगर कोई चीज आपको लगे, इसी को नोट्स भी आप बना सकते हैं अपने। लेक्चर के दौरान में आपको लगे कोई काम की चीज है, इसी के ऊपर साइड पे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, बैक साइड पे, कहीं पे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों चीजें शेयर कर दी। माइंड मैप भी चैप्टर, अच्छा ये पूरे चैप्टर का माइंड मैप है। इसका मतलब आप आगे जब तक चैप्टर चल रहा है आपको मजीद माइंड मैप नहीं मिलेगा। हाँ, जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह उसका भी माइंड मैप आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर और अपने ऑडिट के पहले कंसेप्ट की तरफ, जो कि है हमारा भाई जो नोट्स है माइंड मैप। अगर क्लास में किसी स्टूडेंट को ना मिले कोई भी मटेरियल, तो वो क्लास के बाद टीए से ले लीजिए। ठीक है, बार बार अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो मैं तो जाहिर है मेरे पास तो नहीं है, वो सारी चीजें टीए मैनेज करता है, वही आपको प्रोवाइड करेगा जी। ओरिजिन एंड एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज हमारे ऑडिट का पहला कंसेप्ट। ओरिजिन कहां से हुआ? देखिए, जो हमारा प्रोफेशन है ऑडिट, ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ जब दुनिया में पहली दफा किसी एक इंसान ने दूसरे इंसान को धोखा दिया। जब पहली दफा धोखा दिया तो वो जो इंसान था वो कहने लगा, काश मैंने इस पे एतबार करने से पहले इसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ली होती कि ये बंदा इस काबिल है कि नहीं कि इस पे एतबार किया जाए। ठीक है, वो आपने सुना ही होगा, वो लतीफा सा मशहूर है कि तलाक की सबसे बड़ी वजह क्या है? शादी। धोखे की सबसे बड़ी वजह क्या है? एतबार, ट्रस्ट। तो हमारा जो अगर आप कहें ना सर ये पूरा ऑडिट किया है, ठीक है, किताबों में जो बातें लिखी है वो हम पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, पास भी कर लेंगे, आप मुझे हमें एक सेंटेंस में बताएं ये प्रोफेशन क्या है। एक सेंटेंस में बताएं ये प्रोफेशन क्या है। तो सेंटेंस ये है, ट्रस्ट नो वन, ट्रस्ट नो वन विदाउट एविडेंस,
विदाउट, अच्छा ये नहीं कि ट्रस्ट करना ही नहीं है भाई, दुनिया का निजाम ऐसा है एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है, लेकिन विदाउट एविडेंस आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। ये हमारा पूरा जो ऑडिट प्रोफेशन है वो इसी चीज के गिर्द घूमता है कि हम कहते हैं ठीक है, कोई भी प्रोफेशनल हमारे पास आता है हमारे सामने, हम कहते हैं ठीक है आप ट्रस्ट करने को तैयार है, लेकिन सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, एविडेंस के साथ। अब हमें एविडेंस प्रोवाइड कीजिए, एविडेंस जो कहेगा बिल्कुल हम आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, तो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करना है हमने पहले एविडेंस और फिर एविडेंस के मुताबिक उसके ऊपर ट्रस्ट करना। अब ये तो है मैंने आपको वैसे एग्जांपल दी रियल लाइफ में कि किस तरीके से हम जो है वो ऑडिट हमारा प्रोफेशन ओरिजिनेट हुआ। अगर इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कन्वर्ट किया जाए तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमारा जो प्रोफेशन है ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, कब ओरिजिनेट हुआ? आज से कोई तकरीबन 150-200 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते थे वो दो तरह से काम करते थे। दो तरह से कौन कौन से फॉर्म में? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस किया जाता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मशीनरी इजाद हुई, तो बिजनेसमैन ने सोचा कि पहले तो हम छोटे लेवल पे काम करते थे, अब क्यों ना हम बड़े लेवल पे काम करना शुरू कर दें। ठीक है, अच्छा अब जब बड़े लेवल पे काम शुरू करना है, जैसे पहले मैन्युअली मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी, अब हम मशीन के जरिए से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसमें फायदा है, इसमें कॉस्ट भी कम लगेगी, एक दफा अच्छी खासी कॉस्ट लगेगी, आपको मशीनरी बाय करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद कॉस्ट भी कम है और एरर भी कम है। ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, लार्ज स्केल भी प्रोडक्शन कर सकेंगे। तो डिसाइड किया उस वक्त के एंटरप्रेन्योर्स ने, उस वक्त के बिजनेसमैन ने, कि हम लोग लार्ज स्केल पे बिजनेस करें। अब आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप में जो नंबर ऑफ ओनर्स है वो 1, पार्टनरशिप में जो नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं वो 2 से लेके 20 तक होते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमें तो इतने ज्यादा पैसों की जरूरत है कि 10, 12, 15, 20 लोग भी इकट्ठा करके पैसे इकट्ठे करें ना अपने अपने, तो वो पूरे नहीं हो पाते। तो चूंकि लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है, इसलिए कोई ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ओनर्स की कोई लिमिट ना हो, ताकि उसमें जितना भी पैसा हम इकट्ठा करना चाहें, लाखों क्या, करोड़ों क्या, अरबों रुपए भी अगर इकट्ठा करना चाहें, वो भी इकट्ठा कर सकें। तो एक थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस की गई जिसे कहा जाता है कंपनी। इससे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस होता था, फिर कंपनी का कंसेप्ट आया, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम होना शुरू हुआ। अब अगर आप कंपेयर करें कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अदर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के साथ, तो बहुत से डिफरेंसेस हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यानी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओनर और लोग होते हैं और जो बिजनेस को मैनेज करने वाले हैं वो और लोग होते हैं। ठीक है, जो बिजनेस के मालिक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम कहते हैं ओनर्स या शेयर होल्डर। अभी मैं जनरल टर्म यूज कर रहा हूं, जनरल टर्म ओनर्स, उन्हें हम कहते हैं ओनर्स। इन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए। अच्छा मुझे ये बताइए, जो ओनर्स होते हैं उनके पास पैसा तो है, क्या उनके पास टेक्निकल स्किल्स भी होती हैं? नहीं। और लार्ज स्केल पे बिजनेस करने के लिए आपको पता है टेक्निकल स्किल्स की जरूरत है। जैसे फर्ज कीजिए अगर मैं कोई हॉस्पिटल जो है वो बिजनेस करना चाहता हूं, तो मैं अगर मेरे पास पैसे हैं, मैं हो सकता है लैंड बाय करूं, उसके ऊपर बिल्डिंग हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट कर लूं, उसमें मशीनरी इंपोर्ट कर दूं लेटेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें कर सकता हूं, लेकिन किसी भी एक पेशेंट का ट्रीटमेंट मैं नहीं कर सकता जब तक मैं एमबीबीएस क्वालिफाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब बिजनेस चलाने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है और स्किल की भी जरूरत होती है। अच्छा सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वो बिजनेस सिंपल है। आप अगर अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं ना, तो जो बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के तौर पे चल रहा है उनमें नॉर्मली ओनर ही बिजनेस को मैनेज भी कर रहा होता है। लेकिन चूंकि ये टेक्निकल बिजनेस है, जैसे एयरलाइन का बिजनेस है, आपके पास शायद इतने पैसे तो हो फॉर एग्जाम्पल आप जहाज खरीद सकें, लेकिन आप जहाज को उड़ा नहीं सकेंगे। हॉस्पिटल बना दिया, पेशेंट की सर्जरी नहीं कर सकते आप, उसके लिए टेक्निकल लोगों की जरूरत है।
अगर तो आपके पास पैसे हैं और टेक्निकल स्किल भी है तो आप बिजनेस के ओनर भी होंगे और बिजनेस को मैनेज भी कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। किसी के पास पैसे हैं तो स्किल नहीं, किसी के पास स्किल है तो पैसे नहीं। तो फिर होता क्या है कि जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से मुराद रजिस्टर करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं, पैसे डालते हैं, एसेट वगैरह बाय कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस को रन करने के लिए स्किल्ड पर्सन को अपॉइंट करते हैं, स्किल्ड पर्सन को कि आइए और आप आके बिजनेस को संभालिए। तो ये ओनर्स ये क्या करते हैं, फिर इन्होंने क्या किया, ओनर्स तो पैसा तो है इनके पास लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए रेलिवेंट स्किल्स नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अखबार में इश्तिहार वगैरह देके स्किलफुल पर्संस को अपॉइंट किया और उन्होंने क्या कहा कि हमारे बिहाफ पे आप इस बिजनेस को अब मैनेज करें, इस बिजनेस को चलाएं। तो ये जो लोग बिजनेस को चलाते हैं इनको हम नाम देते हैं मैनेजर। अभी सिंपल टर्म यूज कर रहा हूं। तो एक है ओनर्स और एक है मैनेजर, दोनों में फर्क समझ आ गया। ये बिजनेस के मालिक हैं और मैनेजर ओनर्स के बिहाफ पे बिजनेस को चला रहे हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ओनर्स और मैनेजर्स इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करें। ओनर्स और मैनेजर्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है इसको एक्सप्लेन करें तो आप 3 अल्फाज में इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक स्टीवर्ड, दूसरा एजेंट और तीसरा अकाउंटेबल। इनका मतलब क्या है? स्टीवर्ड का मतलब, स्टीवर्ड कहते हैं ऐसे बंदे को जो अमानतदार है, जिसके पास कुछ दूसरे लोगों की अमानतें पड़ी हुई हैं। क्या ये जो मैनेजर्स हैं इनके पास ओनर्स की कुछ अमानतें पड़ी हुई हैं? बिल्कुल, ये ओनर्स के बिहाफ पे उनके एसेट्स, उनका पैसा, उनकी प्रॉपर्टी उसको मैनेज करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ओनर और मैनेजर के रिलेशनशिप में स्टीवर्ड कौन है? मैनेजर्स। ठीक है। अच्छा, अब एजेंट का मतलब क्या है? एजेंट का मतलब है ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करे, उसे कहते हैं एजेंट। और जिसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम किया जाए उसे कहते हैं प्रिंसिपल। तो इस रिलेशनशिप में मुझे बताइए ओनर और मैनेजर में से कौन प्रिंसिपल है? ओनर। और कौन एजेंट है? एजेंट का मतलब यह हुआ मैनेजर स्टीवर्ड भी है, इनके पास एसेट्स पड़े हुए हैं, क्या ये उन एसेट्स को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें या कि ओनर्स के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इस्तेमाल करें? ओनर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। इसका मतलब है मैनेजर ओनर्स के एजेंट हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करते हैं। अगर ओनर ने कहा है कि भाई हॉस्पिटल चलाना है तो उसका मतलब हॉस्पिटल चलाना है, ये नहीं कि वो पैसे वो जुए में लगा रहे हो, डबल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हो, ऐसे नहीं करना, बल्कि ओनर्स की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना, किसी और बिजनेसमैन नहीं, जैसे उन्होंने कहा एजेंट। तीसरा जो वर्ड है जो इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा है वो है अकाउंटेबल, यानी मैनेजर्स। अब देखें ओनर्स क्या करते हैं, बेसिकली ओनर्स मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं और उन्हें कहते हैं ऐसा कीजिए कि हम तो चूंकि टेक्निकल पर्सन नहीं है, डे टू डे एक्टिविटीज में हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो आपने बिजनेस चलाना है। हम ऐसा करेंगे, साल के बाद आएंगे, आपने साल के बाद जो पूरे साल की जितनी भी आपकी परफॉर्मेंस होगी, जो भी आपने ट्रांजैक्शन, सेल, परचेज वगैरह, एक्सपेंसेस, इनकम वगैरह किए होंगे, आपने उन सब का रिकॉर्ड रखना है और हमारे सामने साल के बाद समरी बना के पेश कर दीजिएगा। हम उसको देख के डिसीजन करेंगे कि क्या करना है हमने आगे। ठीक है। तो ओनर्स याद रखे डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। डे टू डे एक्टिविटीज में कौन इन्वॉल्व है? मैनेजर। ठीक है। और मैनेजर्स क्या जो भी काम करते हैं क्या अपने एक्ट्स के लिए अकाउंटेबल हैं टू ओनर्स? बिल्कुल है। और ये अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है इसको कैसे पूरा करते हैं? साल के बाद जो भी इस पूरे साल की ट्रांजैक्शंस होंगी, इनकी इनकम, एक्सपेंस वगैरह जो कुछ भी किया होगा उसकी समरी बनाएंगे और ओनर्स के सामने रख देंगे। अब यहाँ पे मुझे बताइए, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी अकाउंटिंग स्ट्रांग है, मुझे बताइए जब मैनेजर्स वो समरी बना के ओनर्स के सामने रखते हैं, उस समरी को क्या नाम देते हैं हम? शाबाश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
फाइनेंशियल। तो मैनेजर्स अपनी अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंश्योर करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके ओनर्स के सामने रख देते हैं। ओनर्स को अंदाजा, हालांकि पूरे साल में वो एक दिन भी शायद ना आए हो बिजनेस में, लेकिन उन्हें पता चल जाता है पूरे साल में हमारा बिजनेस प्रॉफिट में गया है कि लॉस में गया है। तो अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंश्योर की कंप्लीट किया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके प्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये है हमारा ओनर और मैनेजर के दरमियान में रिलेशनशिप। 3 अल्फाज क्लियर हो गए, स्टीवर्ड, एजेंट, अकाउंटेबल। आगे चलते हैं। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया कि साल के बाद मैनेजर्स अपनी पूरे साल की परफॉर्मेंस की समरी बनाएंगे, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये प्रेजेंट करेंगे ओनर्स को। ये प्रेजेंट करेंगे ओनर्स को, इसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा बताइए, ओनर्स की क्या कोशिश होगी? ओनर्स की डिमांड, नीड क्या होगी? क्या उन्हें पूरे साल में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं बिल्कुल सही सही बताई जाए? यानी अगर प्रॉफिट है तो बताया जाए प्रॉफिट है, और अगर लॉस है तो बताया जाए लॉस है। ये इनके ओनर्स ये चाहते होंगे? बिल्कुल। इसको कहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी हम कहते हैं कि ओनर्स चाह रहे हैं कि उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू मिले। ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, उन्हें ट्रू एंड फेयर व्यू मिले। ओनर्स ये चाह रहे हैं कि मैनेजर्स उन्हें ट्रू एंड फेयर व्यू वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दें। अच्छा, आप मुझे बताइए, अपने आप को मैनेजर की जगह पे रख के सोचें, मैनेजर्स क्या चाह रहे होंगे? ओनर्स को ट्रू एंड फेयर व्यू मिले या बेस्ट व्यू मिले? शाबाश। मैनेजर्स ये चाह रहे होंगे कि ओनर्स को उनकी परफॉर्मेंस का बेस्ट व्यू मिले। बेस्ट व्यू का मतलब क्या है? बेस्ट व्यू का मतलब ये है कि अगर लॉस हुआ है पूरे साल में तो पता चले प्रॉफिट हुआ है, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो पता चले ज्यादा से ज्यादा हुआ है। दोनों में कंफ्लिक्ट आपके सामने नजर आ रहा है आपको? ओनर चाह रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, मैनेजर चाह रहे हैं बेस्ट व्यू। यहां तक क्लियर? 2 सवाल मेरे आपसे। पहला क्वेश्चन, मैनेजर्स क्यों चाहते हैं कि उनका बेस्ट परफॉर्मेंस का बेस्ट व्यू प्रेजेंट हो ओनर्स को? हाँ, 2 रीजन है। पहली रीजन, एक है इंसेंटिव, एक है प्रेशर। इंसेंटिव क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जब प्रॉफिट रिपोर्ट करेंगे तो वो खुश होकर हमें बोनस देंगे, कमीशन देंगे। और फिर प्रेशर भी होता है, डर भी होता है, क्या कि अगर लॉस हुआ और उनको बता दिया तो कहेंगे यार आप तो बिल्कुल फारिग हैं, आप तो बिजनेस करना ही नहीं आता, आप सारे फारिग, इसकी जगह पे नई मैनेजमेंट लाई जाएगी। तो इन 2 रीजंस की वजह से इंसेंटिव फियर ऑफ रिमूवल होता है, और कुछ बोनस या कमीशन के लालच में मैनेजर्स क्या करते हैं? अपनी परफॉर्मेंस का बेस्ट व्यू प्रेजेंट करते हैं। और ओनर क्या चाह रहे हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज मुझे बताइए। अब मैं थोड़ा सा ना कंसेप्ट्स को ऐड कर रहा हूं, केस स्टडी की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। मैनेजर चाहते हैं परफॉर्मेंस का बेस्ट व्यू जाए, ओके। मैनेजर कैसे बेस्ट व्यू प्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? चेंजेस लेके आएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शाबाश। और चेंजेस में क्या करेंगे? इनकम को अंडरस्टेट करेंगे, नहीं ओवरस्टेट करेंगे, और एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट करेंगे, एसेट्स को ओवरस्टेट करेंगे, लायबिलिटीज को। यानी बेस्ट व्यू प्रेजेंट करने के लिए मैनेजर क्या करेंगे? इनकम और एसेट्स को ओवरस्टेट करेंगे, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को अंडरस्टेट करेंगे। कंसेप्ट बिल्ड हो गया, लेकिन केस स्टडी इससे सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि केस स्टडी में वो आपको स्पेसिफिक एग्जांपल देगा। इसलिए मैं भी चाह रहा हूं आप मुझे स्पेसिफिक एग्जांपल से बताएं। भाई इनकम को ओवरस्टेट करना है, कैसे की जाएगी? सेल्स को बढ़ा दी, यानी एक्चुअली सेल्स नहीं हुई होंगी लेकिन शो कर दी जाएगी सेल्स हुई है, फेक सेल रिकॉर्ड कर, शाबाश। अच्छा, एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट किया जाएगा, वो कैसे? कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम कर दिया जाएगा। हो सकता है बिजली के बिलों की अक्रूवल एंट्री जो है वो ना पास की गई हो, ठीक है, एक्सपेंस। अच्छा, एसेट्स को ओवरस्टेट किया जाएगा, वो कैसे? शाबाश, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया होगा। डेटर्स बैड डेट हो गए हैं, प्रोविजन रिकॉर्ड ही नहीं की, राइट ऑफ ही नहीं किया उनको। इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई, उसको एनआरवी पे ही रिकॉर्ड नहीं किया।
ये सारी बातें समझ आ रही है ना? अच्छा, लायबिलिटीज को कैसे अंडरस्टैंड किया होगा? हो सकता है एक तो वही एक्सपेंस अक्रूड रिकॉर्ड नहीं किए और कुछ क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक लोन है उसे पूरी अमाउंट से शो नहीं किया गया, ठीक है, इंटरेस्ट पे करना था पेबल, उसकी एंट्री नहीं की। तो ये तरीके और एग्जैक्टली प्रैक्टिकली इसी तरह खास तौर पे सेल्स को ओवरस्टेट किया जाता है खास तौर पे, और बाकी भी जो आपने एग्जांपल्स दिए वो भी बिल्कुल ठीक है। इन तरीकों से मैनेजमेंट अपनी परफॉर्मेंस को ओवरस्टेट करती है, बेस्ट व्यू प्रेजेंट करती है ओनर्स को, ठीक है, ओनर्स को बेस्ट व्यू प्रेजेंट किया जाता है। अब ये देखिए दोनों में कंफ्लिक्ट आ गया। ये क्या है, इसको बंद कर दे अगर प्रॉब्लम कर रहा है। एसी की आवाज आ रही है। तो बेस्ट व्यू और ट्रू एंड फेयर व्यू, इनमें फर्क समझ आ गया? अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अगर मैनेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस तरह की गड़बड़ करते हैं, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, एसेट्स को ओवरस्टेट कर दिया, लायबिलिटीज अंडर से, इनकम ओवरस्टेट अंडरस्टेट, क्या ओनर्स ये जब इनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचेगी ये सारे मसले मसाइल पकड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो टेक्निकल बंदे हैं ही नहीं, उनके पास तो टेक्निकल स्किल नॉलेज है ही नहीं, होता तो वो खुद ना बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। तो अब बताइए इसका क्या हल है? क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल इसका एक हल है। इसका क्या हल है? शाबाश, एक इंडिपेंडेंट पर्सन को, थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाए जो के मैनेजर्स की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करे, चेक करे सही है कि नहीं, और फिर ओनर्स को रिपोर्ट दे कि सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या इनमें कोई गड़बड़ है, या इनमें कोई गड़बड़ है। ये जो थर्ड पर्सन है ना, जो चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इसे हम नाम देते हैं ऑडिटर का। शाबाश, जो कि आप हैं, जो कि मैं हूं, ठीक है, हम सारे ऑडिटर्स इस वक्त बैठे हुए। हमारा काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन करना, चेक करना। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, ऑडिटर भी कहा जाता है और एश्योरेंस प्रोवाइडर भी कहा। एश्योरेंस प्रोवाइडर क्यों कहा जाता है ये बाद में कहीं सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, एश्योरेंस प्रोवाइडर। अच्छा, अब जब नाम बता ही रहा हूं तो फिर आपको इनके भी जो कॉर्पोरेट लेवल पे यानी प्रैक्टिकली कंपनीज में नाम यूज होते हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक कंपनी के कंटेक्स्ट में जो लोग कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं उन्हें मैनेजमेंट नहीं बल्कि नॉर्मली डायरेक्टर्स का, मैनेजमेंट भी ठीक है, मैनेजमेंट भी ठीक है, डायरेक्टर्स भी कहा जाता है, ठीक है, मैनेजमेंट कह लें या डायरेक्टर्स कह लें। और उसी तरह ओनर्स को कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर भी कहा जाता है और मेंबर्स भी कहा जाता है। आपने शायद लॉ में पढ़ा होगा, शेयर होल्डर भी और मेंबर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट भी ठीक है, गलत नहीं है, मैनेजमेंट भी ठीक है, लेकिन डायरेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब देखें, दो सिचुएशन आपके सामने है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं ऑडिट के कंसेप्ट का। पहली सिचुएशन के डायरेक्टर या मैनेजर डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को भिजवा दे। ये ज्यादा बेहतर सिचुएशन है कि पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर के पास जाए, इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन के पास, वो इनकी चेकिंग करे और फिर रिपोर्ट दे शेयर होल्डर्स को। क्या रिपोर्ट दे? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या इनमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन बेहतर है। अच्छा, जब ऑडिटर ने डायरेक्टर या मैनेजमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया तो उसमें जो भी मसले मसाइल अगर थे वो रिपोर्ट किए शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर मेंबर बहुत खुश हुए, यार वाकई हमें तो पता ही नहीं चलता था ये मैनेजर हमारे साथ क्या करते रहते हैं, लेकिन जब से आपने आके फाइनेंशियल को चेक किया, आपने हमें बता देते हैं कि ये सेल 100 मिलियन से ज्यादा है, जो डेप्रिसिएशन है ये 50 मिलियन की रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, नहीं की,
20 मिलियन के डेटर्स भी बैड डेट हो गए हैं, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट करके एटलास करके ट्रू पिक्चर पे पहुंच जाते हैं, जो ट्रू एंड फेयर व्यू है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऑडिटर की जो वर्थ थी वो इंक्रीज होना शुरू हो गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैनेजमेंट या डायरेक्टर को भी जब पता चला कि यार हमारी फाइनेंशियल बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक होनी है एंड पे जाके, और अगर हमने कोई गड़बड़ की तो वो सामने आ जाएगी, तो ये भी टोटली बाज नहीं आए, लेकिन फिर भी काफी हद तक इन्होंने ये काम करना कम कर दिया। ठीक है, तो ये बताइए, अब ये पिक्चर क्लियर है आपके सामने? अच्छा, चलिए एक और कंसेप्ट आपको बता दूं। ये जो रिपोर्ट है ना, मैंने क्या बताया, रिपोर्ट में ऑडिटर क्या बताया करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या इनमें कोई गड़बड़। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक होना तो ऑडिटर जो रिपोर्ट प्रोवाइड करता है शेयर होल्डर्स को, उसे कहते हैं हम अनमोडिफाइड रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? अनमोडिफाइड। अनमोडिफाइड रिपोर्ट का मतलब क्या है? यानी ठीक ठाक है। नहीं, अनमोडिफाइड तो बेसिकली आप डिक्शनरी मीनिंग बता रहे हैं ना, विच इज नॉट मोडिफाइड, विच इज नॉट अल्टर्ड, विच इज नॉट चेंज। इसका जो टेक्निकल कंसेप्ट है वो ये है, अनमोडिफाइड रिपोर्ट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, कोई मसला मसाइल नहीं। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मसला मसाइल हो तो जो रिपोर्ट, शाबाश, जो रिपोर्ट दी जाती है वो मॉडिफाइड। अच्छा, एक प्रैक्टिस का कंसेप्ट बताइए। अगर ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हुए उसमें कोई मिस स्टेटमेंट नजर आ जाए, तो क्या ऑडिटर फौरन शेयर होल्डर को मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू कर दे कि पहले चांस दे, मौका दे मैनेजमेंट को कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक कर लो, और ठीक करके फिर शेयर होल्डर्स के को दी जाएंगी, उसके बगैर नहीं। चांस मैनेजमेंट को देना चाहिए कि नहीं? शाबाश, बिल्कुल दिया जाता है चांस, प्रैक्टिकली दिया जाता है, क्योंकि ऑडिटर भी ये चाहता है कि सही बजाय ये कि गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचे और ये बता दिया जाए गलत है, सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचे। तो प्रैक्टिकली एक चांस दिया जाता है मैनेजमेंट को, जो भी ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट नजर आती है वो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है और एक दफा उनसे रिक्वेस्ट करता है क्या इसको करेक्ट कर दे। अगर करेक्ट कर दिया जाए तो ठीक, और अगर करेक्ट ना किया जाए तो मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू कर देगा। यहां तक क्लियर? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ ऑडिटर क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वैल्यूएट करता है, वेरीफाई करता है और फिर रिपोर्ट शेयर होल्डर को दे देता है। ठीक है, अगर आप एक लफ्ज में पूछे ना सर ऑडिट किसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा ऑडिट कहते हैं वेरिफिकेशन करने को। वेरिफिकेशन करने को ये पर्सन क्या कर, ये एक ही काम कर रहा है, सिर्फ एक काम क्या कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर? चलिए, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। पहला क्वेश्चन मेरा, मुझे बताइए एक ऑडिट एंगेजमेंट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? 3। कौन कौन सी? ऑडिटर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर या मैनेजमेंट। शाबाश। दूसरी चीज, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हाँ, ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जो सही हो, ट्रू एंड फेयर। अच्छा, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उनको वेरीफाई करना, चेक करना कि वो ठीक है कि नहीं, और फिर शेयर होल्डर को रिपोर्ट देना। अच्छा, मुझे बताइए मैनेजमेंट को कौन अपॉइंट करता है और ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? सोच के बताएं, क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं कि मैनेजमेंट जो ऑडिटर को मैनेजमेंट अपॉइंट कर रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लॉ इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। क्यों इजाजत नहीं देता? वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो अपनी मर्जी के बंदे को अपॉइंट कर लेंगे कि जो उनके हक की बात करेगा। तो इसका मतलब हुआ आप एग्री करते हैं ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अच्छा, किससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए? भाई क्यों? हाँ, क्योंकि उसी के काम को तो चेक करना है। अगर वो ही अपॉइंट कर रही होगी तो अपनी मर्जी का बंदा अपॉइंट कर रही होगी। अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए आपने कहा, अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट नहीं है तो क्या कर सकता है? वो मैनेजमेंट के साथ मिलकर शेयर होल्डर को धोखा दे सकता है। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट मुझे बताइए। चलिए, इसमें एग्री करता हूं कि ऑडिटर को मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट, क्या ऑडिटर शेयर होल्डर या मेंबर से रिलेटेड हो सकता है, इनका रिश्तेदार हो सकता है कि इसे इससे भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए?
याद रखिए ऑडिटर को शेयर होल्डर या मेंबर से भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। भाई क्यों? मेरा तो ये ख्याल है अगर वो उनके साथ उनका रिश्तेदार होगा तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग करेगा। लॉ कहता है नहीं, अगर ऑडिटर जिस तरह मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो मैनेजमेंट के साथ मिलकर शेयर होल्डर को धोखा दे सकता है। उसी तरह अगर ऑडिटर शेयर होल्डर से इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो शेयर होल्डर के साथ मिलकर थर्ड पार्टीज को धोखा दे सकता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। क्या कोई शेयर होल्डर्स के अलावा कोई और पार्टीज भी होती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं? यह शाबाश, टैक्स वाले, टैक्स रिटर्न, बैंक्स, वो लोन लेने से पहले देख रहे हैं कितने एसेट्स है कितनी लायबिलिटीज है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो क्या हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ऑडिटर को दोनों से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट से भी और शेयर होल्डर से भी। यहां तक क्लियर है? चलिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो यहां तक तो पूछ लीजिए कोई। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, शेयर होल्डर को उन्होंने क्वेश्चन उनका ये है कि सर अगर ऑडिटर को कोई मिस स्टेटमेंट नजर आती है और ऑडिटर को चांस देता है, कम्युनिकेट करता है कि इसको ठीक कर लो, तो शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा कि पहले उन्होंने गलती की है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये, जरा सोच के बताइए, क्या शेयर होल्डर को यह पता चलना जरूरी है कि पहले गलती हुई थी और अब ये सही है, या उन्हें अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए जो करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बस वही चाहिए, बस वही चाहिए? ठीक है, तो इसलिए याद रखिए पहले जितनी मर्जी 1 करोड़ मिस स्टेटमेंट्स भी आ जाए ना अगर आइडेंटिफाई हो जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन मैनेजमेंट उन सब को करेक्ट करके करेक्ट वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को भिजवाए तो ऑडिटर कौन सी रिपोर्ट देगा? अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड। क्लियर हो गया जी? नहीं देखिए, मैं बेसिक कंसेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं। आपको पता है एक्सेप्शन हमेशा होती हैं, तो हम जो कंसेप्ट के एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे अभी इनको मजीद एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, स्टेप बाय स्टेप। जो आपने पढ़ा वो भी ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं दे रहा। मजबूरी है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने पीसीस को ऐड करना है ना, एक ही वक्त में सारी टेक्निकल चीजें आपको बता दूंगा, समझ नहीं आएगी जी। नहीं, शेयर होल्डर के लिए जरूरी नहीं है कि पता चले पहले कितनी मिस स्टेटमेंट थी, ताकि वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी का अंदाजा लगा सके। उन्हें उस चीज से गर्ज ही नहीं है। ठीक है, क्या आपके घर वालों को इस चीज से गर्ज है कि आपने तैयारी करते हुए अकाउंटिंग के, ऑडिट के कितनी केस स्टडीज वगैरह की, कितने क्वेश्चंस किए, कितने सही हुए कितने गलत हुए, कि उन्हें सिर्फ उस एक कागज से जो आई कैप भेजेगा उससे गर्ज है, सिर्फ उससे गर्ज। ठीक है, तो उससे पहले जो भी एफर्ट्स, जिस तरीके से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी, शेयर होल्डर को उससे गर्ज नहीं है। शेयर होल्डर को सिर्फ उस फाइनल ड्राफ्ट से गर्ज है, फाइनल जो उनके पास आ रहा है। अच्छा, अब बताइए क्या ऑडिटर अच्छा काम कर रहा है? अच्छा, ऑडिटर हीरो है कि विलन है? डिपेंड करता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख। अगर शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं वो हीरो है, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं वो विलन। ठीक है, लेकिन अच्छी मैनेजमेंट याद रखे अप्रिशिएट करती है, अच्छी मैनेजमेंट अप्रिशिएट करती है, लेकिन कुछ कंपनी में ऐसा भी होता है ऑडिटर को तंग भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन बहरहाल तो शेयर होल्डर्स ने ऑडिटर की जो रिकॉग्निशन है, ऑडिटर की जो सर्विसेज हैं, इसको हाईली वैल्यू करना शुरू कर दिया। इन शेयर होल्डर ने मशहूरी कर दी, अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया, वो तुम लोगों की जो कंपनी है ना, उसमें जो मैनेजमेंट डायरेक्टर्स में फाइनेंशियल बनाते हैं कि बेचते हैं, उनमें गड़बड़ होती है, तो ये एक प्रोफेशन है ऑडिटर, इनके पास जाओ, इनको अपॉइंट करो, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके सारी चीजें तुम्हें बता दें कि उनमें गड़बड़ हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोफेशन ग्रो करना शुरू हुआ और अब वो इस लेवल पे आ गया कि तकरीबन हर मुल्क में इंक्लूडिंग पाकिस्तान अब ये रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होंगी, जब तक उनका ऑडिट नहीं होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को नहीं भिजवाई जाएंगी, जब तक उनका ऑडिट नहीं होगा। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए लाजमी है ये, आपने लॉ में भी शायद पढ़ा होगा। वो ऐसी कंपनी जिनका 1 मिलियन, पब्लिक और प्राइवेट जिनका 1 मिलियन से ज्यादा शेयर, उनके लिए ऑडिट कराना रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जो चीज रिक्वायर्ड बाय लॉ हो उसे क्या कहते हैं भला? स्टैट्यूटरी। जो चीज रिक्वायर्ड बाय लॉ उसे क्या कहते हैं? और जो चीज रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है उसे क्या कहते हैं? नॉन स्टैट्यूटरी। नॉन स्टैट्यूटरी। ठीक है, तो पाकिस्तान में
क्या स्टैट्यूटरी ऑडिट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, जो रिक्वायर्ड बाय लॉ। अच्छा जरा बताइए, क्या नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट होते हैं? बस कोई सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई पार्टनरशिप, कोई एनजीओ, कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जो छोटी है, जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, वो भी तो आके कह सकते हैं सर हमारा भी बहुत शौक है, हमारी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करें। तो क्या ऑडिटर ये कहेगा नहीं 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 तुम लोगों का तो रिक्वायर्ड बाय लॉ है ही नहीं ऑडिट, तो मैंने ऑडिट करना ही नहीं है? नहीं नहीं, जिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं भी है ना, लेकिन उसको क्या कहेंगे हम? नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। शाबाश, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, ऑडिट करवाने के कोई फायदे हैं कि नहीं है? बिल्कुल फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? पहला फायदा, मोस्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाइड। ज्यादातर मिस स्टेटमेंट्स, नोट कीजिए यहां पे लफ्ज लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सारी मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं करता, ज्यादातर को कर लेता है। जैसे मुझे बताइए, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट है, उसमें 200-250 की मिस स्टेटमेंट है, ऑडिटर को इस 200-250 के लेवल पे जाके भी काम करना चाहिए कि सिर्फ ये देखना चाहिए कि लाखों हजारों वाली फिगर्स ठीक है, तो सैकड़ों वाली फिगर कोई बात नहीं, मसला कोई नहीं, छोड़ दे उसको। बट अगर ऑडिटर एक एक मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के पीछे पड़ेगा ना, तो उसे ऑडिट करने के लिए 2-3-4 साल लग जाएंगे। ठीक है, इसीलिए याद रखें, ऑडिटर बड़ी बड़ी फिगर्स को चेक करता है कि वो ठीक है कि नहीं, नॉर्मली छोटी छोटी फिगर्स को चेक नहीं करता। हमारे ऑडिट में जो बड़ी बड़ी फिगर्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं भला? मटेरियल। और जो छोटी छोटी फिगर्स होती हैं इमटेरियल। अच्छा कैसे पता चलेगा कोई फिगर छोटी है कि बड़ी है? उसकी अमाउंट से। अगर कोई मिस स्टेटमेंट 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा है, कितने से? 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा है, तो उसे क्या कहते हैं? मटेरियल। और अगर वो 5% ऑफ प्रॉफिट से कम है, अच्छा ये रूल जो 5% ऑफ प्रॉफिट वाला ये लिख लें। और ये रूल हमें पता है किसने बताया है? हमारे स्टैंडर्ड्स ने। जैसे आपके काउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वैसे ऑडिट के स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। उसमें एक स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि 5% ऑफ प्रॉफिट से ऊपर वाली मिस स्टेटमेंट मटेरियल होगी, नीचे वाली इमटेरियल। और ऑडिटर को ये इंश्योर करना चाहिए कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट सारी आइडेंटिफाई होगी। आगे चलें, क्या और कोई फायदा भी है ऑडिट का? बिल्कुल है। क्या फायदा है? सेल या परचेज ऑफ फिक्स, जो बिजनेस को सेल या परचेज करना तो ऑडिट करवाया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पीडीसीएल के शेयर बेचने थे सालात को, उन्होंने कहा जी पहले आप ऑडिट करवाएं पीडीसीएल का, हमें पता चले इसकी एक्चुअल वेरीफाइड एसेट्स और लायबिलिटीज, फिर हम बोली लगाएंगे उस लिहाज से। तो जब बिजनेस को सेल परचेज करना होता है ना, उस वक्त भी ऑडिट करवाया जाता है। ऑडिट का ये भी फायदा है। और क्या फायदा है? अगर बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएं, उसमें भी आसानी होती है। कैसे? बैंक कहता है कि भाई जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं करवा के लाएंगे, लोन कोई नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि वेरीफाइड एसेट्स से उन्हें पता चल जाता है कि इनके पास 500 मिलियन के एसेट्स हैं, तो 200-250-300 का लोन दे दिया तो खैर है, सिक्योरिटीज मौजूद है। लेकिन 500 के एसेट है तो 600 का लोन नहीं देना, 600 मिलियन का। तो लोन में भी आसानी होती है। आइडेंटिफाई वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल। इसको सिर्फ रट्टा लगाएंगे, आज नहीं, मैंने एक्सप्लेन करना, कल करना है। बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं। देखें, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करेगा तो सोचिए अपने ऑफिस में बैठ के करेगा कि उसे क्लाइंट की बिल्डिंग में, प्रेमिसेस में भी जाना पड़ेगा। अगर क्लाइंट की प्रेमिसेस में जाना पड़े और उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कोई और भी छोटी मोटी गड़बड़ नजर आ जाए क्लाइंट के सिस्टम में, ठीक है, क्योंकि भाईजान आपकी इन्वेंट्री जहां पे पड़ी हुई है ना, वहां पे चौकीदार सोया रहता है, ठीक है, वो चोरी का खतरा है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ, सीसीटीवी कैमरा लगाएं। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हुए अगर उसे सिस्टम के अंदर कुछ गलतियां नजर आए, वो भी बता देने चाहिए कि नहीं? तो जो क्लाइंट का सिस्टम होता है ना, उसे कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि वो उनकी कंपनी का अंदर इंटरनल सिस्टम होता है। और उसमें अगर कोई मसला मसाइल हो, उन्हें कहते हैं वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो अगर ये बोनस है मैनेजमेंट के लिए
कि ऑडिटर को अगर सिस्टम में कोई कमी बेशी नजर आएगी, वीकनेस, वो मैनेजमेंट को बता देगा, सर इसको ठीक कर लें। कंफर्म मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग इट्स स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि अपनी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज परफॉर्म कर रही है कि नहीं। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज कौन सी होती है, रिक्वायर्ड, और नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज कौन सी है, ये नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। वो जो मैनेजमेंट को हायर लेवल के लोगों ने कहा होगा, जैसे डायरेक्टर्स, ठीक है। वैसे हमने अभी तो मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स को एक ही कैटेगरी में रखा है ना। प्रैक्टिकली मैनेजमेंट थोड़े लोअर लेवल पे होती है और डायरेक्टर्स अपर लेवल पे होते हैं, दोनों ही कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन्हें अपनी ड्यूटी, अच्छा कौन सी आप बता सकते हैं मैनेजमेंट की कोई स्टैट्यूटरी ड्यूटीज जो पता चल जाती है ऑडिटर को कि मैनेजमेंट पूरी कर रही है कि नहीं। हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट, शाबाश, ला में पढ़ा है ना कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो ऑडिट करने के दौरान में ऑडिटर को पता चल जाएगा कि नहीं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे हो रहे हैं। और अगर ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ कंपेयर करके चेक किया होगा ना, तो ये भी पता चल जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली या कोई और ड्यूटीज जो है इस तरह की मैनेजमेंट ने पूरी की है कि नहीं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्लियर हो गए? तो मुझे ये बताइए, अगर आपको कोई कहे कि भाई ऑडिट तो इसलिए करवाया जाता है क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, तो आप उसकी बात से एग्री करेंगे? कहेंगे नहीं नहीं, ऑडिट इसलिए करवाया जाता है कि इसके बहुत से फायदे हैं, क्योंकि कभी एक वक्त ऐसा भी तो था जब ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं था, तो उस वक्त ऑडिट क्यों करवाया जाता था? इन एडवांटेजेस की वजह से। भी क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नहीं, चलिए अब थोड़ा पास्ट पेपर्स जो हैं उनके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, ठीक? भाई आके जरा उनकी जी जी क्वेश्चन है, पूछिए। नहीं, 5 मैंने आपको बताया कि मटीरियलिटी क्या है, मटीरियल कैसे पता चलता है कि कोई आइटम बड़ी है कि नहीं? 5% ऑफ प्रॉफिट से, प्रॉफिट का 5% लेना है, ठीक है। और प्रॉफिट कहां से मिलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, कोई एक में स्टेटमेंट को देखेंगे कि टोटल को? देखिए, एक को भी देखेंगे, टोटल को भी देखेंगे। ये एडवांस कंसेप्ट है, ठीक है। अब मैं आपको टेक्निकल वर्डिंग में बता रहा हूं, आपने पूछा है तो। वो ये कहता है स्टैंडर्ड के ऑडिटर ने देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, और फिर आगे एक्सप्लेन करते हुए क्या कहता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, इंडिविजुअली भी ना हो और इन एग्रीगेट भी ना हो। इंडिविजुअली का मतलब क्या है कि कोई एक आइटम 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा ना हो, और एग्रीगेट का मतलब क्या है, टोटल मिला के, ठीक है। तो अभी लेकिन चूंकि एडवांस कंसेप्ट है, मैं उस तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा, क्वेश्चन को आपको आंसर कर दिया। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? चलिए अब मैं एक दफा चेक कर लूं कि कहीं कोई चीज रह तो नहीं गई एक्सप्लेन करने वाली। नहीं जी, हो गया सारा कुछ। चेक कर रहा ये कैसे हो? ये रिकॉर्डिंग जरा पॉज कीजिएगा जी। अब आज के
लेक्चर में जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनकी बेस पे पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिट के एडवांटेजेस पूछ रहा है, बता सकते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं? मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाइड और असिस्ट। बैंक लोन में सेल परचेज ऑफ बिजनेस, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल्स आइडेंटिफाई। करेक्ट, ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप एंड अकाउंटेबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। अच्छा, जाहिर है जो ज्यादातर ऑडिट करते हैं वो लिमिटेड कंपनीज का ही होता है, तो बेसिकली इसमें फोकस आपने लिमिटेड कंपनी के ऊपर नहीं करना, स्टीवर्डशिप एंड अकाउंटेबिलिटी के ऊपर करना है। अच्छा, और इसमें एक नहीं दो चीजें पूछ रहा है, स्टीवर्डशिप भी अकाउंटेबिलिटी। तो एक्सप्लेन कर देंगे। स्टीवर्डशिप का मतलब क्या है? मैनेजिंग अदर पर्सन्स प्रॉपर्टी। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? अकाउंटेबल टू द ओनर्स टू द कंपनी। और वो कैसे अकाउंटेबिलिटी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर। शाबाश, बिल्कुल। ये थे जी हमारे आज के दो सिर्फ क्वेश्चन थे, वो हमने कर लिए। क्लियर हो गया जी? आप पॉज कीजिएगा जी। आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आपने घर जाके जो होम असाइनमेंट में दो क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपने इनको रिटर्न फॉर्म में जरूर प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।